तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। और सबसे पहले कल के लिए माफ़ी, कल कहानी नहीं थी, कई वजह थी उसकी। कोशिश तो यही होती है। आप लोगों के बहुत सारे मेल भी आए और बहुत सारी शिकायतें भी थी, लेकिन कल कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी इधर पिछले हफ्ता 10 दिन से या लगभग 15 दिनों से। एक तो सोशल मीडिया देखते हुए डर लगता है, फ़ोन की घंटी बजती है तो डर लगता है, मैसेजेस पढ़ते हैं तो हमेशा दिल धड़कता है, क्योंकि हर दूसरा कॉल, हर दूसरा मैसेज किसी न किसी की मदद के लिए। और कई बार ख़ुद को बहुत लाचार महसूस करता हूँ, इसलिए कि जो हालात हैं, मैं ही नहीं, जितने भी लोग हैं हमारे जैसे, चाहे वो जर्नलिज़म में हों या बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट में हों, इतने सारे लोगों की मदद की जो चीज़ें आ रही हैं, मजबूर हैं वो मदद करने में। और कैसी कैसी मजबूरियाँ हैं। पैसे हैं लेकिन बेड नहीं मिल रहा है, पैसे हैं ऑक्सीजन नहीं मिल सकता, इलाज नहीं मिल रहा है। और ये एक दो लोगों का किस्सा नहीं है, तमाम लोगों का है। तो उन्हीं चीज़ों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि जिसकी वजह से आजकल पूरा दिन जो है वो थोड़ा अजीब सा एक माहौल रहता है। कल की कहानी ना होने की वजह एक ये भी थी कि एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं मिस्टर सुरेश, और 2 दिन पहले उनका फ़ोन आया था। उनकी वाइफ पॉजिटिव थी, वो खुद पॉजिटिव हैं, उनकी एक बेटी पॉजिटिव है, और ऑक्सीजन लेवल गिर रहा था। एक अदद बेड के लिए उन्होंने कहा कहीं से कोई सिफारिश हो। जितनी कोशिश हो सकती थी की, कुछ डॉक्टर से भी बात की, और उसके बाद कल सुबह उनके भी एक छोटे भाई हैं, उनके ज़रिए मूलचंद हॉस्पिटल में एक बेड का इंतज़ाम भी हो गया। उसके बाद उनको घर से लेकर मूलचंद हॉस्पिटल पहुँचे वो लोग। लेकिन जब मूलचंद के दरवाजे तक पहुँचे तभी अटेंडेंट ने अटेंड किया, देखा, और उसने कहा कि देर हो गई, सब ख़त्म हो गया। थोड़ी देर के बाद मैंने उनको फ़ोन किया, जब बात की तो उनकी एक लाइन थी, जो पहली लाइन थी वो हमेशा याद रखूँगा, कि खेल ख़त्म हो गया। अब थोड़ी देर तो समझ में नहीं आया, लेकिन उसके बाद समझ में आया कि खेल ख़त्म हो गया का मतलब क्या है। तो उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, ऑक्सीजन लेवल बहुत नीचे गिर गया था। पहले तो यकीन नहीं हुआ, क्योंकि ये सब कुछ इतनी जल्दी आनन फानन में हुआ कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अभी यही सोच ही रहा था, आगे समझ में नहीं आया क्या बात करें। थोड़ी देर के बाद हिम्मत करके दोबारा फ़ोन किया, अब दूसरी चीज़ सामने आई। मैंने पूछा कि अब कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ क्या है। तो उन्होंने बताया कि हमारे घर के पीछे एक नया टेम्प्रोरी शमशान बना है, बट वहाँ पे भी 6-6 घंटा वेटिंग लिस्ट है। तो अब देखिए क्या होता है। तब उसके बाद जितने जानकार थे, जो अपने उस एरिया के रिपोर्टर, उनसे, बाकी लोकल पुलिस से बात की। अब यहाँ सिफारिश दूसरी थी, अब बेड की ज़रूरत नहीं थी, एक अदद चिता की ज़रूरत थी। तो सोचने पे मजबूर हो गया कि क्या करें। ना आदमी, मतलब ज़िंदगी को सुकून है और ना मौत को आराम है, दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं। कि जब तक ज़िंदा थी तब तक उनको बेड नहीं मिला, अस्पताल नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला। जब मौत हो गई तो शमशान के लिए भी सिफारिश करनी पड़ रही है। तो ऊपर वाला ये दिन शायद किसी को ना दिखाए। और हमें लगता है कि हम सब जो हैं, हम लोगों ने भी अपने दौर में ऐसी चीज़ नहीं देखी होगी। बहुत सारी मुश्किलें, परेशानियां आई, हर वक्त में आती हैं, हर दौर में आती हैं। लेकिन जो इस वक्त है, जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, इसके बारे में कभी सोचा नहीं था कि एक अदद बेड के लिए इस तरह से धक्के खाने पड़ेंगे, और एक एक अर्थी के लिए, एक एक कब्र के लिए इस तरह से सिफारिश करनी पड़ेगी। तो ज़िंदगी तो ज़िंदगी, मौत भी बिना सिफारिश के आप अपने आखिरी रस्म तक नहीं पहुंच रहे हैं, ऐसे हालात हैं। तो ये वो सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से कल न मैं कहानी सुनाना की हिम्मत थी मेरी, और न सुना पाया, और इसीलिए कल कुछ किया भी नहीं। लेकिन ये सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं हुआ है। अभी ये सिर्फ एक केस की बात कर रहा हूँ, ऐसे ना मालूम कितने हैं। हमारे एक कोलीग हैं, उनके कैमरामैन, उनकी सिस्टर के भी मुझे थोड़ी देर पहले पता चला कि उनकी डेथ हो गई है। तो लगातार बस यही खबरें आ रही। इसीलिए मैंने शुरू में आपसे कहा कि आजकल सोशल मीडिया खोलते हुए डर लगता है, फ़ोन की घंटी बजती है तो डर लगता है, मैसेज खोलता हूँ तो डर लगता है। और इतनी सारी मदद के लिए जो आती है, कई अपने आप को लाचार, बेबस, मजबूर, कई बार गुस्सा भी फील होता है कि हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, मदद नहीं कर पा रहे हैं, और ये पता नहीं कब तक चलेगा। तो खैर, वापस आते हैं। आप लोगों के कुछ मेल थे और उसमें मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ, बहुत सारे लोगों ने लिखा
जो मैं माहौल की बात कर रहा हूँ कि जो माहौल है बड़ा अफसोसनाक है, हर तरफ गम, तकलीफ़, आहें, दर्द हैं, दुख भरी खबरें हैं। ऐसे में आप लोगों ने ही लिखा कि ये जो कहानी है इससे थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, तो कम से कम ये सुकून मत छीनिए। तो मुझे भी इस बात का एहसास है और इसीलिए मैंने कोशिश की कि ये तो आपको मैंने बताया कि कल क्यों था, मैं वापस कुछ वैसी ही कहानियाँ सुनाता हूँ ताकि मुझे भी लगता है कि थोड़ा सा हम लोगों को भी दिमाग डाइवर्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा इन चीज़ों से उबरने की भी ज़रूरत है। तो इसलिए आज वापस कहानी अपने ढर्रे पे, ताकि आप लोगों को भी कुछ मदद हो सके। आज की कहानी एक ऐसे कत्ल और रेप की है जो 50 साल तक एक पहेली बनी रही और 50 साल के बाद जब इस केस को सुलझाया गया तो कई नई चीज़ें मिली। हालांकि ये सुलझाया गया, इसको लेके भी एक सवाल है कि वाकई ये सुलझ गया है। ये वो कहानी है जो अपने टाइम में मीडिया में हेडलाइंस थी, सुर्खियों में थी। कहानी नामी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट की है, अमेरिका की जेन ब्रिटन, एक 23 साल की लड़की, एंथ्रोपोलॉजी की स्टूडेंट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और उसके पिता भी एक नामी शख्स थे। वो एक हार्वर्ड बल्कि कैम्ब्रिज के पास ही एक नामी कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटर थे। 1969 की कहानी है, जब साल की शुरुआत हुई थी। 7 जनवरी को सोमवार था 1969 और न्यू ईयर के मौके पे जो छुट्टियां होती हैं अमेरिका में, उस छुट्टी के बाद ये पहला दिन था जब सब कुछ खुला था और कॉलेज भी खुला और इसी दिन जनरल एग्ज़ाम था सारे बच्चों का, तो जेन का भी एग्ज़ाम था। इससे पहले 6 जनवरी की रात को जेन और उसके कुछ दोस्तों ने उसी यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर ही एक अपार्टमेंट में अकेले रहती थी, एक छोटी सी पार्टी की, क्लब गई। क्लब जाने के बाद ये रात को वापस आती है, वहाँ कुछ शराब भी पीती है। आने के बाद अपने अपार्टमेंट में थोड़ी स्टडी करती है और फिर सोने की तैयारी करती है। अपार्टमेंट का दरवाज़ा बंद करने के बाद जब वो सो रही थी तभी उसे एहसास होता है कि कुछ पर्दे हिल रहा है और पर्दे के पीछे कोई है। वो उठती है, जाकर चेक करती है, लेकिन पर्दे के पीछे कोई नहीं था। वापस वो बेड पे आती है, फिर सो जाती है। उसको नींद आ चुकी थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे एहसास होता है कि उसके बिस्तर पर कोई है और उसे छू रहा है। वो घबरा के उठती है और सच में कोई था। इसके बाद वो विरोध करती है, बचने की कोशिश करती है। वो उसका मुंह दबाता है, फिर गला घोटने की कोशिश करता है, सर पे एक वजनी चीज़ से अटैक करता है। अब जेन थोड़ी सी बेहोश होने लगी थी। इसके बाद जब उसे होश आता है तो देखती है कि वो बेड पे ही उसके हाथ वाथ बंधे हुए और वो शख्स उसके साथ रेप करता है। रेप करने के बाद वो फिर उस पर हमला करता है, मारता है, पीटता है, गला दबाने की कोशिश करता है। लगभग देर रात हो चुकी थी। उसके बाद जब उसका मन भर जाता है तो वो उठता है और जेन के कमरे में ही सिगरेट का पैकेट रखा हुआ था, जो जेन भी सिगरेट पीती थी, वो उसमें से निकाल कर कुछ सिगरेट पीता है, आराम से बैठता है जैसे उसको कोई जल्दी नहीं है। और फिर लगभग और सुबह होने का इंतज़ार करता है। जब भोर होने लगती है तब वो उसके बाद फिर सिगरेट पीता है और अब जेन के कमरे से बाहर निकलने लगता है। लेकिन जब वो बाहर निकलता है तभी उसे जेन की सांसों की आवाज़ सुनाई देती है। वो थोड़ी सी तड़प रही थी, चीख रही थी, तो उसे लगा कि वो जिंदा है। वो वापस आता है, फिर एक वजनी चीज़ उठाता है, उससे सर पे मारता है। उसे जब यकीन हो जाता है कि वो मर गई, फिर वो बाहर निकलता है और मेन रास्ते सीढ़ी से नहीं जाता बल्कि एक फायर सिस्टम जिस तरीके से जिस तरफ लगा हुआ था उधर एक दरवाज़ा था, तो वो उधर से निकलता और ख़ामोशी से बाहर चला जाता उस अपार्टमेंट से। इत्तेफाक से एक शख्स उसे जाते हुए देखता है, लेकिन उसका चेहरा ढका हुआ था, हाइट करीब 6 फीट। वो वहाँ से निकल जाता है। बात आई गई हो जाती है। ये सब कुछ 6 और 7 जनवरी की रात को हुआ। अब 7 जनवरी सुबह 9 बजे जेन को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचना था, क्योंकि कॉलेज की छुट्टी के बाद उस दिन पहला जनरल एग्ज़ाम था और जेन पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज़ होशियार थी और बहुत ही सीरियस स्टडी करती थी। उसका एक बॉयफ्रेंड था जेम्स। जब वो जेम्स देखता है कि एग्ज़ाम का टाइम हो गया, सारे बच्चे आ गए, एग्ज़ाम दे रहे हैं, जेन नहीं आई, उसे चिंता होती है, फ़ोन करता है, लेकिन घर पे कोई फ़ोन नहीं उठाता। वो एग्ज़ाम देता है, एग्ज़ाम के बाद फिर फ़ोन करता है, फिर कोई फ़ोन नहीं उठाता। उसे लगता है कि ऐसा कैसे हो गया, पहली बार ऐसा है कि जेन एग्ज़ाम देने नहीं आई। तो उसे कुछ
डाउट होता है, परेशान होता है। वो एग्ज़ाम से निकलकर वो सीधा जेन के घर जाने का फ़ैसला करता है। दोपहर के वक्त अब जेम्स, जो जेन का बॉयफ्रेंड है, वो यूनिवर्सिटी से निकलता है और जेन के अपार्टमेंट में पहुंचता है। दरवाज़ा खुला हुआ था, अंदर जाता है, लेकिन अंदर जाते ही सामने बेड पर जेम्स की खून से लथपथ लाश देखकर उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वो चीखता हुआ बाहर निकलता है, पुलिस को कॉल करता है, पड़ोसियों को बताता है। थोड़ी देर के बाद पुलिस आती है। इसके बाद पुलिस अपने पूरे मामले की तफ्तीश करती है। तो पता चलता है कि 1963 में इसी अपार्टमेंट के एक दूसरे रूम में एक और लड़की के साथ भी ऐसे ही रेप हुआ था और उसका भी मर्डर हुआ था। तो क्या वो रेपिस्ट, वो कातिल ही इस क्राइम में शामिल था? और वो उस वक्त गिरफ्तार था। सारी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, लेकिन पता चलता है कि नहीं, वो उस दिन वहाँ था नहीं। इसके बाद एक और था उस वक्त की, एक सीरियल किलर था जिसने करीब 13 रेप और मर्डर किए थे। उसके साथ इस केस को जोड़कर देखा जाता है, सारी जांच की जाती है, कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई जानकारी नहीं मिलती। धीरे धीरे मामला उलझता जाता है और उधर मीडिया में लगातार खबरें, अमेरिका की जितने भी बड़े अखबार थे वो इसे फ्रंट पेज पे छाप रहे थे, क्योंकि मामला एक तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, नामी यूनिवर्सिटी, ऊपर से उसके फादर जो है वो एक नामी कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटर, और ये मामला हाई प्रोफाइल हो गया था। अब इसके बाद जो पुलिस शुरुआती जांच करती है, तो पुलिस का ये कहना है कि जिस तरीके से फोर्सफुल एंट्री नहीं थी, उससे ये है कि कोई जानकार है जो कातिल है। 7 जनवरी को मौत हुई थी जेन की, 10 जनवरी को उसका अंतिम संस्कार होता है। वहाँ की पुलिस उस अंतिम संस्कार की बाकायदा रिकॉर्डिंग करती है, गुपचुप तरीके से। वो इसलिए, वो देखना चाहती थी कि इस अंतिम संस्कार में ऐसे कौन कौन लोग आते हैं जिनके हाव भाव अलग है, जो डरे हुए हैं, थोड़े डिफरेंट हैं, तो शायद उनमें से कोई कातिल मिल जाए। बहुत सारे लोगों को उसमें कैद किया गया कैमरे में, उनके एक एक बिहेवियर को मॉनिटर किया गया, देखा गया। 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स और स्टाफ से अलग अलग पुलिस ने पूछताछ की, हर एक को सस्पेक्ट मानकर। इतनी बड़ी तादाद में इन्वेस्टिगेशन जारी थी, जांच हो रही है, कोई फ़ायदा नहीं। कोई भी क्लू पुलिस को नहीं मिला जिससे ये सारी चीज़ों पे रोशनी डाल सके और कातिल तक पहुंच सके। इसी दौरान में जब पुलिस ने उस कमरे की पूरी छानबीन की थी जहां से लाश मिली थी जेन की, तो उस पूरे कमरे में एक अजीब सी चीज़ मिली थी। उसको कहते हैं रेड ओकरे। ये एक तरह का एक क्ले है जो पेंट में डाला जाता है, पेंट को गाढ़ा बनाने के लिए, और ये सारी चीज़ें। और ये ईरान में ख़ास तौर पर इसका यूज़ होता था रिचुअल के लिए भी, ये जो रेड ओरके है। तो इसको जोड़ा गया फ़ारस और ईरान से। फिर यह आया कि जेन के कत्ल में ईरान के किसी शख्स का हाथ है। अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो ईरानी स्टूडेंट थे उन पे नज़र गड़ी, उनके बारे में एक एक छानबीन की गई, कोई क्लू नहीं मिला। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और केस ठंडे बस्ते में जाता गया। जेन ब्रेटन का कातिल और रेपिस्ट, उसका कोई सुराग नहीं मिला। बाद में इस मामले में बहुत सारे प्राइवेट डिटेक्टिव ने पुलिस से कहा कि आप हमें केस की सारी डिटेल दीजिए तो हम इसके बारे में कुछ अपने तरफ से जांच कर सकें, लेकिन दिया नहीं गया। इस दौरान में वक्त जब बीता तो डीएनए के बहुत सारी चीज़ें आ गई। 1969 में उस तरह का डीएनए सैंपल और डीएनए की जांच इतनी ज़्यादा बढ़ी नहीं थी आगे, लेकिन 2000 के बाद डीएनए में एक क्रांति आई। तो जेन के भी जितने सारे सीमेंस और बाकी चीज़ें थे उसके सैंपल प्रिजर्व करके रखे गए थे, और उस रूम से जो कुछ मिला था उसको भी प्रिजर्व करके रखे गए थे। करीब 50 साल जब होने को थे, तब कई बार अलग अलग जब भी कोई रेपिस्ट पकड़ता या सीरियल किलर मिलता, तो उसके साथ इस सैंपल को जो जेन के घर से मिले थे मैच करके देखा जाता, लेकिन मिलता ही नहीं। अक्टूबर 2017 में पुलिस को पहली बार जेन का सैंपल एक शख्स से मैच करता हुआ नजर आता है, और पुलिस को लगता है कि यही कातिल है। उस शख्स का नाम था माइकल। माइकल को एक रेप के केस में सज़ा हुई थी और वो जेल गया था।
जो जेन के घर से सारे सैंपल मिले वो माइकल के सैंपल्स और डीएनए से मैच खा रहे थे, मतलब वो उस दिन वहाँ मौजूद था। इसके बाद जब जांच हुई तो पता चला कि 1969 जनवरी से लेकर दिसंबर तक माइकल की मौजूदगी इसी शहर में थी जहाँ पे जेन रहती थी और जहाँ उसका कत्ल और रेप हुआ था। और उसके बाद वो 1.5 साल रहा था उस दौरान में, फिर वो वहाँ से निकल गया, फिर एक महिला के साथ रेप करते हुए पकड़ा गया, उसके बाद उसे सज़ा हुई। अब उसका मैच कर गया। जब ये मैच किया तो कुछ और ऐसी विक्टिम थी जिसके साथ भी फिर माइकल के सैंपल को मैच किया गया, तो पता चला कि 1972 में 69 में जेन का रेप एंड मर्डर हुआ था। एक और मर्डर और रेप हुआ था जिसमें इसका सैंपल मैच करता है। 1973 में 24 साल की एक लड़की का रेप और मर्डर हुआ था, उसके साथ भी माइकल का वो डीएनए मैच कर गया। इसके अलावा 1985 में एक और रेप हुआ था जिसमें माइकल का डीएनए मैच कर गया। तो ये सारे 2017 में मैच कर रहे हैं और सारे केसेस जो है वो 72 से लेके 86 तक के। तो कुल मिलाकर 5 रेप और मर्डर के केस जो मामले थे वो माइकल के साथ मैच करते हैं। लेकिन कमाल देखिए कि जब ये सारे मैच कर गए और जब पुलिस ने दावा किया कि जेन का रेप और मर्डर का केस सुलझा लिया है और कातिल और रेपिस्ट का पता चल गया और वो माइकल है, तब पता चलता है कि रेप के मामले में सज़ा काट रहा माइकल 2001 में जेल से बाहर आया था और 2001 में ही कैंसर की वजह से उसकी मौत हो गई थी। तो करीब 50 साल के बाद जेन के रेप और मर्डर का केस सुलझा लेने का दावा किया जाता और ये ओल्डेस्ट केस जिसको एक डीएनए के ज़रिए सुलझाया गया, लेकिन ये एक तरह से अधूरा सुलझाया हुआ केस था, क्योंकि जिस कातिल 50 साल तक जिस कातिल का चेहरा छुपा हुआ था, जिसका नाम सामने नहीं था, वो कातिल मिला भी तो वो तब मिला जब वो खुद मर चुका था। और उसकी मौत के बाद 5 और रेप और मर्डर के केस का खुलासा हुआ डीएनए सैंपल के ज़रिए। तो ये 50 साल पुराना एक केस था जिसको डीएनए ने सॉल्व किया। अमेरिका के इतिहास में ये सबसे पुराना केस था जिसको डीएनए की वजह से सुलझाया जा सका। तो ये थी कहानी जेन की, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में थी और जिसका रेप और कत्ल हुआ था और 50 साल के बाद वो सच सामने आया। तो आज कहानी में इतना ही, लेकिन एक बार फिर कहूँगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि अभी सरकार और सिस्टम पे भरोसा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। खुद पे ही आपको भरोसा करना होगा, एक दूसरे की मदद करनी होगी, तभी आप इस मुश्किल वक्त से बाहर निकलेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपना ख्याल रखें, ज़रूरत ना हो घर से बाहर ना निकले, लोगों से कम मिले जुले, सैनिटाइज़ करें, मास्क पहने, दूरी बना कर रखें। और हाँ, जिस किसी की मदद हो सकती है ज़रूर करें, क्योंकि क्या पता आपकी थोड़ी सी मदद से किसी की जान बच सकती है। हालांकि मुश्किल वक्त है, मुझे मालूम है ये बात कि इस वक्त एक अदद किसी को बेड दिलवाना, एक ऑक्सीजन का इंतज़ाम करवाना, एक रेमडेसिविर इंजेक्शन का इंतज़ाम कराना, ये कितना मुश्किल काम है। और यहाँ तक तो ठीक है, इसके बाद एक नई चुनौती है कि एक अदद शमशान में अर्थी, कब्रिस्तान में कब्र, इसके लिए भी इंतज़ाम कराना कितना मुश्किल काम है। लेकिन ये है कि कोशिश करते रहने चाहिए, जिसकी भी मदद हो सके ज़रूर करनी चाहिए। आज इतना ही, कल आपसे मुलाकात होगी रात 9 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।